नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लोक सेवा एकेडमी बाय युवराज एंड अरुण में। किसी ने खूब ही कहा है, कालक्रम के बिना इतिहास बिखरी हुई कहानियों का ढेर मात्र है। और यह बात इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब घटनाएं सही क्रम में जुड़ती हैं, तभी तो इतिहास कहानी बनता है। और जब वह कहानी बनेगा, तभी तो आपके लिए आसानी होगी उसे याद करने या समझने में। इसलिए आज हमारा पहला टॉपिक है रिवीजन सीरीज का एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन। आज से हम रैपिड रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जिसके एमपीएसआई एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यह हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पे रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स का उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में आपको किया भी था, और उससे पहले मैंने बताया था कि इस तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना के आप एमपीएसआई का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया जाके उनको देखिए, जिससे आप एक सिस्टमैटिक तरीके में आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन को समझने के लिए। भारत का प्राचीन इतिहास अराउंड 2.6 मिलियन ईयर से स्टार्ट होके 8th सेंचुरी एडी तक जाता है। इस पार्ट को हम 7 से 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्टोन एज आएगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाजनपद पीरियड आता है। इसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद मौर्य एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड गुप्ता, और गुप्ता के बाद के उत्तर गुप्त पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम इनको एक-एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टोन एज पीरियड। इस पीरियड की शुरुआत 2 मिलियन बीसीई से लेके 1300 बीसीई तक मानी गई है। इस पीरियड को उस समय के मिले औजारों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे पुरापाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। फिर आता है न्यूलिथिक एंड फोर्थ आता है ताम्रपाषाण युग। यह युग मानव विकास को दिखाता है, जिसमें मानव एक शिकारी के रूप में जीते हुए चलते-चलते फाइनली एक सेटल्ड लाइफ जीने लगता है और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरी इस काल की विशेषता है, इस काल में यूज़ किए गए औजार, जिसमें व्यक्ति बड़े पत्थरों के यूज़ से चलते-चलते धीरे-धीरे फर्स्ट मेटल जो कि कॉपर और ताम्र मिलता है, उसके बने हुए टूल्स का यूज़ भी चालू कर देता है। इस काल से आपसे 2 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कि कौन-कौन सी साइट्स हैं जो इन डिफरेंट कालों से रिलेटेड हैं, और सेकंड कि आपको इनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पैलियोलिथिक या पुरापाषाण काल से अगर रिलेटेड पूछा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका केव। भीमबेटका केव आपके रायसेन जिले में पाई जाती है, जहाँ पे केव पेंटिंग्स, बहुत पुरानी केव पेंटिंग्स हैं, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा बैलन वैली उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ मध्य प्रदेश का जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है, मेसोलिथिक एज से या नवपाषाण काल से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बागोर राजस्थान भी बहुत फेमस मेसोलिथिक पीरियड की लोकेशन है। नियोलिथिक पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मानव सेटल्ड लाइफ या परमानेंट विलेजेस में रहना चालू कर दिया था। यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो यहाँ पे होती है, वो होती है व्हील की, जिसके कारण पोट्री और मिट्टी के बर्तन भी बनना चालू हो जाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर में जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, वो आदमी स्टोर कर सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइट है बुर्जुबान ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक और साइट है मेहरनगढ़, जो कि आज की पाकिस्तान में पाई जाती है। इधर सबसे पहले एग्रीकल्चर के अवशेष या साक्ष्य मिले थे। कैलकुलेटिक एज में कॉपर और स्टोन के मिक्स करके टूल्स यूज किए गए थे। कॉपर सबसे पहला मेटल डिस्कवरी है। यहाँ पे आहार राजस्थान की साइट, कायथा और मालवा मध्य प्रदेश की साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जोरवे महाराष्ट्र भी कई बार सवालों में पूछा गया है। चलिए अब हम इनके टूल्स के बारे में देखते हैं। देखिए पैलियोलिथिक एज में बड़े टूल्स यूज़ करते थे, क्योंकि व्यक्ति की साइज़ भी बड़ी होती थी, आदि मानव जैसे जिया करते थे। फिर धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए हैं, ये छोटे टूल माइक्रोलिथ यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद ये नियोलिथिक के टूल्स पॉलिश्ड टूल्स हैं, जैसे कि आप बाण में, एरो में आगे जो पैनी चीज़ें लगाते हैं, उस तरह के टूल बनने लगे थे। और कॉपर पहला मेटल था जिसका कैलकुलेटिक पीरियड में यूज़ किया गया। इसके बाद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। हालांकि 1921 में ही हड़प्पा शहर की खोज हो गई थी।
इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इसमें प्लांट सिटीज़ थी, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम पाया गया एवं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाई जाती है, जिसमें लोग कृषि के साथ-साथ दूसरे देश या विदेश से व्यापार भी किया करते थे। इस सभ्यता का टाइम पीरियड 2700 से लेके 1300 बीसीई का माना जाता है, लेकिन इसका मैच्योर फेज अराउंड 2700 से लेके 1700 बीसीई का देखा गया है। यह सभ्यता नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक एवं पूर्व में आलमगीर से लेके पश्चिम में सुख्ता गेंद और बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। इस सभ्यता की और प्रमुख स्थल में मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे ग्रेट बाथ और डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू मिला हुआ है। इसके अलावा धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। लोथल एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था उस समय। राखीगिरी हरियाणा में एवं कालीबंगन जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, राजस्थान में लोकेटेड है। इस सभ्यता के अंत के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है कि यह आर्यन इन्वेजन के कारण हुआ है और कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ी मात्रा पे फ्लड्स आने के कारण यह सभ्यता का अंत हुआ था। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है, उसमें भी फ्लड्स को एज अ रीजन बताया गया है इस सभ्यता के अंत को दिखाने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत का एक कारण आर्यन इन्वेजन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उसके बाद का वैदिक काल आर्यों के धर्म, समाज और ज्ञान के उदय का काल रहा है। इस काल को हम दो भागों में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। यह काल 1500 बीसीई से लेके 1000 बीसीई का है। यह काल ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है जिसमें लोग घुमंतु जीवन जीते हैं और पशुओं पर डिपेंड करते हैं। इसलिए इन लोगों के ग्रुप को जन या जनजाति भी कहा जाता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत महत्व दिया गया है एवं प्रकृति की पूजा होती है जिसमें इंद्र, सोम, सूर्य जैसे भगवानों की पूजा की जाती है। लेकिन समय के साथ लोग कृषि पर आधारित जीवन जीने लगते हैं और एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगता है जिसे हम जनपद कहते हैं। इसके इस काल में इस काल में वर्ना सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होने लगता है और वर्ण व्यवस्था रिजिड हो जाती है। इस इस काल में वर्ना सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है। इस काल में इस काल में वर्ना सिस्टम का बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है और वर्ण व्यवस्था बर्थ पे बेस्ड रिजिड हो जाती है। इस काल में लार्ज स्केल इस काल इस काल इस काल में बड़े पैमाने पे यज्ञ किए जाते हैं। इस काल में बड़े पैमाने पे रि इस काल में बड़े पैमाने पे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ऋग्वेद के अलावा बाकी के 3 वेद साम, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद का भी रचना इसी काल में होती है। इसके अलावा पुराण, महाकाव्य और कुछ उपनिषदों की भी रचना इस काल में पाई जाती है। उत्तर वैदिक काल में वर्ना सिस्टम के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के कारण लोगों की तरफ से रिएक्शन आता है जिसमें 2 धर्मों का उदय होता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध द्वारा की गई थी। यह धर्म 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ एवं अष्टांगिका मार्ग के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें त्रिपिटक का सिस्टम भी पाया जाता है। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ग्रह त्याग के बाद 528 बीसी में बुद्धा को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी समय उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 483 बीसी में बुद्धा ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसमें सबसे पहले 483 बीसी में राजगीर में अजातशत्रु के अंडर में हुई, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में 383 बीसी में, थर्ड 250 बीसी में अशोका द्वारा पाटलिपुत्र में एवं फोर्थ कनिष्का द्वारा श्रीनगर में की गई थी 72 एडी में। फर्स्ट सेंचुरी एडी में महायान बुद्धिज्म का उदय होता है। इसके बाद बुद्धा की मूर्तियां बनना चालू हो जाती हैं जिससे गांधार, मथुरा एवं अमरावती कला का उदय होता है। बौद्ध धर्म के अलावा दूसरा धर्म था जैन धर्म। जैन धर्म कठोर तपस्या और कठोर नियम का पालन करने की बात करता है।
जैन धर्म का विस्तार 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान के द्वारा किया गया। इनका जन्म 599 बीसी में कुंडाग्राम में माना जाता है। कहीं-कहीं ये 540 बीसी भी दिया गया है। कठिन तपस्या के पश्चात 557 बीसी में 42 साल की उम्र में इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और 527 बीसी में इन्होंने पावापुरी बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म की 2 काउंसिल होती हैं। सबसे पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में 1300 बीसी में होती है, जिसमें अगमास जो कि इनके प्रमुख टेक्स्ट हैं उनका कंपाइलेशन होता है। लेकिन ये कंपाइलेशन पूरा सेकंड काउंसिल जो कि 5th और 6th सेंचुरी एडी में होती है वल्लभी गुजरात में, उसमें कंप्लीट माना जाता है। धर्मों के विकास के अलावा आधुनिकता में आयरन और लौह की डिस्कवरी ने महाजनपद काल की नींव रखी। आयरन की डिस्कवरी के कारण एडवांस टूल्स बना पाए और कृषि में डेवलपमेंट हुआ, जिस कारण लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे और लोगों के बड़े-बड़े समूह और शहर महाजनपद के रूप में उभर के आए। इन महाजनपदों को आप आज के स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। यह महाजनपद काल 600 बीसी से लेके 345 बीसी का माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है, जिसमें से कुछ रिपब्लिक्स हैं जैसे कि वज्जी, मल्ला, गुरु, जो कि गण परिषद या कुछ लोगों की असेंबली के द्वारा राज किए जाते थे और बाकी राजतंत्र को फॉलो करते थे, जिसमें मगध, कौशल, अवंती आते हैं। इन महाजनपदों में क्षेत्रीय विस्तार के लिए आपसी संघर्ष चलता रहा और फाइनली विजय के रूप में एक जनपद निकलता है जिसको बोलते हैं मगध एम्पायर। मगध एम्पायर पे डिफरेंट डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले यहाँ पे हरण्यक वंश का राज हुआ, जिसके प्रमुख राजा बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये दोनों बौद्ध के समकालीन माने जाते हैं और अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी। इसके बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिन्होंने अपनी कैपिटल को वैशाली शिफ्ट किया। इसके प्रमुख राजा काल अशोक थे, जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। इसके बाद नंद वंश आता है, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री डेवलपमेंट किया था और एक ह्यूज आर्मी बनाई गई थी। नंद वंश के फाउंडर महापद्मानंद को माना जाता है और धनानंद इसके आखिरी शासक थे। धनानंद के समय ही 326 बीसी में सिकंदर और अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य में करते हैं। मौर्य राजवंश का भारत के इतिहास में एक अलग स्थान है, क्योंकि इसी काल में भारत का एकीकरण हुआ था और यह पहला राजवंश था जिसमें दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ के पूरे समूचे भारत पे इनका शासन क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना के बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने इंडो ग्रीक्स के साथ अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस भी रखे थे। इसी समय में चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका किताब का वर्णन भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने मौर्य राजवंश का विस्तार दक्कन तक किया, लेकिन इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा राज सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक ने 261 बीसी के कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगह पिलर्स, जिसमें सारनाथ का लॉयन पिलर और कई प्रकार के एडिक्ट्स का निर्माण कराया। इसके अलावा उन्होंने रॉक कट केव्स जैसे कि लोमस ऋषि केव और बाराबार केव्स का भी निर्माण कराया था। सबसे इम्पोर्टेंट सांची स्तूप भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस शिलालेख में और एडिक्ट में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और अशोका का असली नाम बताया गया और वो क्या है। देखिए, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का कत्ल कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि उनके ही मंत्री होते हैं और उसके बाद शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद लगभग 400 साल तक इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मगध वाले क्षेत्र में सुंगा डायनेस्टी पाई जाती है। सुंगा डायनेस्टी सिंस पुष्यमित्र शुंग ने एस्टेब्लिश करी थी, जो कि एक ब्राह्मण थे, तो इस समय ब्राह्मणिज्म डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इन्होंने आर्ट को भी पैट्रोनेज दी थी, जिसमें बरहूत स्तूप जो कि एमपी में है उसकी स्थापना करी थी इन्होंने, और इन्होंने सांची स्तूप में भी कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो मॉडिफिकेशन क्या थे। इसके बाद वासुदेव के द्वारा कन्वास डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होता है मगध में, लेकिन वो बहुत कम समय के तक रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी इस समय की आती है वो है सतवाहन, जिनको हम आंध्रा भी कहते हैं, और सिंस ये साउथ वाले पोर्शन और डेक्कन पोर्शन में रूल कर रहे हैं, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मैरीटाइम ट्रेड और नेवल एक्सपेडिशंस।
इन्होंने रॉक कट केव्स बनाए थे जिसमें कार्ले केव्स भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भी कुछ मॉडिफिकेशन सांची स्तूप में किए थे, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। इनके द्वारा अमरावती आर्ट को सपोर्ट किया गया था, जिसमें नरेशन स्टाइल को यूज़ किया जाता था। बुद्धा की कहानियों को नरेट किया जाता था आर्किटेक्चर पे। इसी समय सतवाहन के जो राजा थे, वो लोग अपने मदर के नाम पे अपना नाम रखते थे। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी इस राज्य का काफ़ी फेमस रूलर रहा करता था। सतवाहन रूलर पे सबसे पहला फॉरेन अटैक इंडो ग्रीक्स के द्वारा किए गए थे, जिसके फाउंडर डेमेट्रियस को माना जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इसके मेंडर थे, जिसका एक डायलॉग हुआ था बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के साथ। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म का शून्यवाद भी नागसेना द्वारा दिया गया है। ऐसे ही सुंगा डायनेस्टी में हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव जी को समर्पित एक स्तंभ की स्थापना की गई थी, जिसको खाम बाबा भी कहते हैं। कुषाण रूल नॉर्थ में सिल्क रूट से लेके वेस्टर्न इंडिया और मथुरा तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख राजा थे कनिष्क वन, जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी किए थे। कुषाण ने 78 एडी में शाक इरा स्टार्ट किया था, जिसको आज भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है। उसी प्रकार से दक्षिण में संगम एज का पीरियड चल रहा होता है। इसमें 3 राज्य हैं जिनको हम मूवेंद्र भी कहते थे, चोला किंगडम, चेरा किंगडम और पांड्या किंगडम। इनके उस समय के कुछ फेमस राजा कराईकल चोला किंगडम के, सेंगुतवन चेरा किंगडम के एंड नंदुनजलियन पांड्या किंगडम के बहुत फेमस हैं। इसको संगम एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय 3 मेजर काउंसिल्स हुई थी, पोएट्स, रूलर्स एंड अदर फेमस पीपल्स की, जिसमें कई लिटरेरी टेक्स्ट तैयार किए गए थे, जिसमें तोलकापियम, इत्तुतुगोई बहुत फेमस हैं। यह संगम और काउंसिल पांड्यन रूलर के अंडर में किए गए थे। यहाँ पर रोमन गोल्ड कॉइन्स फाइंड हुए हैं, जो कि रोम के साथ ट्रेड को दर्शाते हैं। अब चलते हैं अगले काल की तरफ। गुप्त काल के कल्चरल कंट्रीब्यूशन के कारण भारतीय इतिहास में इस काल को गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। इन्होंने नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से टेम्पल बनाना भारत में चालू किए थे, जिसमें खजुराहो और देवगढ़ के टेम्पल बहुत फेमस हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि द्रविड़ और नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या अंतर होता है। इसके अलावा इन्होंने सामंतवाद और फ्यूडलिज्म को भी बढ़ावा दिया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इनके फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वह है चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने गुप्ता एरा की स्टार्टिंग करी थी 320 एडी में। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार किया था डिप्लोमेसी एंड वॉर के थ्रू। इसलिए इनको विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा है। इनका वर्णन हरिसेना द्वारा रचित अलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें इन्हें पैट्रन ऑफ म्यूजिक और बाकी जो इनके युद्ध किए गए थे उनका वर्णन दिया गया है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, का शासनकाल आता है। इन्होंने शाकों को हराया था एवं इनके राज्य परिषद में नवरत्न के रूप में कालिदास, धन्वंतरी एवं वराहमिहिर जैसे गणमान्य व्यक्ति थे। इन्होंने आर्किटेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें अजंता केव पेंटिंग्स एवं मेहरौली का आयरन पिलर प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक का रिपेयरमेंट कराया था और हुणों को हराया था। इसके बाद कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। विष्णुगुप्त इसके आखिरी रूलर लिए रहे थे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य वीक पड़ गया और भारत का डिसइंटीग्रेशन का काल चालू हुआ। गुप्ता काल के अंत के बाद भारत में 3 मेन डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें नॉर्थ में वर्धन डायनेस्टी, दक्कन और कर्नाटका रीजन में चालुक्य डायनेस्टी और सदर्न में पल्लवा डायनेस्टी थी। इन डायनेस्टी के टाइम पीरियड ओवरलैप करते हैं और ये आपस में संघर्ष भी करते रहते थे। वर्धन डायनेस्टी को फाउंड हर्षवर्धन ने किया था और इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, और थनेश्वर हरियाणा से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था। इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को काफी पेट्रोनेज दिया, जिसमें ह्यून सांग इनके ही कोर्ट में आए थे। ये खुद अपने आप में बहुत फेमस राइटर थे, जिसमें प्रियदर्शिका और रत्नावली इनकी फेमस बुक्स हैं। चालुक्य डायनेस्टी का रूल डेक्कन एरिया में मिलता है और इनकी कैपिटल बादामी थी। इनके सबसे प्रतापी राजा आपके पुलाकेशिन सेकंड हुए, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्किटेक्चर और कल्चरल कंट्रीब्यूशन में। इन्होंने बादामी केव्स, पट्टादकल मंदिर और ऐहोल में कई मंदिर बनाए, जो कि वेसरा स्टाइल में बने हुए थे। अब आप कमेंट में वेसरा स्टाइल के कुछ और टेम्पल्स के एग्जाम्पल लिखिए पट्टादकल के अलावा।
इसके बाद जो साउथ में डायनेस्टी थी वो है थी पल्लवा डायनेस्टी, इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। इनके प्रमुख राजा महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन वन थे। नरसिंह वर्मन वन ने पुलाकेशिन को हराया था, जिसके बाद उन्होंने वातापी कोंडा, क्योंकि बादामी उनकी कैपिटल थी जिसे वातापी भी बोलते थे, तो वातापी कोंडा का टाइटल लिया था। नरसिंह वर्मन वन को ही ममला बोला जाता था, जिनके नाम पे ममलापुरम करके शहर है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आज के डेट में क्या नाम है। इसी जगह पे उन्होंने शोर टेम्पल और पंचरथ टेम्पल भी का भी निर्माण करा है, जो अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस तरीके से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन कंप्लीट होती है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाए तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं मिट्टी के बर्तनों पे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के बर्तन पाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट इरा में, जिसमें न्यूलिथिक पीरियड में अगर देखा जाए तो हैंडमेड पोट्री बनी थी। उसके बाद कैल्कोलिथिक पीरियड में ब्लैक एंड रेड वियर पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओसीपी, जैसे ऑक्र कलर्ड पोट्री, जो पुराने कच्चे बर्तन रहते हैं ना मिट्टी के, उस कलर की जो पोट्री थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान पाई गई। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जहाँ पे भी आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लिखा मिले तो समझ जाइए ये महाजनपद काल या मौर्य काल की बात चल रही है। वैदिक पीरियड में ग्रे वेयर पे ब्लैक कलर की पेंटिंग की जाती थी, इसे पेंटेड ग्रे वेयर कहते थे। तो ओसीपी जो ऑकरे कलर्ड पोट्री थी वो आपकी हड़प्पा में मिलती थी, और जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है वो आपका मौर्य काल में मिलता था। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाए। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम इसके बाद मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन लाएँगे, जिससे आपको ओवरऑल हिस्ट्री सब्जेक्ट की एक रूपरेखा पता चल जाएगी और आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएँगे, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं लगा पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।